हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग अभी देख रहे हैं एनसीईआरटी, है ना। फिलहाल ये 3-4 दिनों से लगातार आपकी जो क्लास चल रही है एनसीईआरटी की, और एनसीईआरटी हम लोग देख रहे हैं आपका क्लास 6 से शुरुआत हुआ है ना। क्लास 6 से शुरुआत हुई है, और दोस्तों 6 से लेकर के इसको 12 क्लास तक आपको कंप्लीट कराना है। अभी हम लोग शुरू किए हैं ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी किए हैं 6 क्लास का। ये चैप्टर नंबर आज होगा, चैप्टर नंबर आज है आपका 5, है ना। ये अध्याय 5 है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे द्वारा ये आपका एमसीक्यू बनाया गया है, और इसका एमसीक्यू भी है प्लस इसका नोट्स भी आपको बनाया गया है, ठीक है। तो जो लोग अगर एमसीक्यू नोट्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। क्लास 6 से 12 तक कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट को आपको बनाया गया है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो क्लास होगा वो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये चैप्टर नंबर 5 है आपका। इसके पीछे वाला वीडियो अगर आप चैप्टर 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लीजिएगा। एमसीक्यू अभी चल रहा है और ये पूरा हम लोग आप लोग को करवाएंगे। ये जो दोस्तों क्लास है ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है आपका, जैसे कि अभी जो वैकेंसी आई हुई है AEDO, है ना, उसमें समान अध्ययन में आपको काम आएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका बीपीएससी TRE 4 इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ना। बीपीएससी TRE 4 जो है इसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो एस्टेट की एग्जाम होगी उसके लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सीटेट की एग्जाम देंगे, है ना, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। यानी देखिए एनसीईआरटी अगर पढ़ते हैं तो हर एक एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको एनसीईआरटी से ही सवाल आते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल हम लोग देखते हैं। सभी लोग आ जाइए। आज के सवाल है, पहला प्रश्न देखिएगा, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा, है ना। पहला का आंसर क्या होगा बताइएगा दोस्तों। दिख रहा है सवाल? ये सवाल है आपका कि निम्न गैस पृथ्वी को गर्म रखती है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है दोस्तों, है ना, हमारी जो पृथ्वी है इसको कौन सी गैस गर्म रखती है। बहुत सारी गैस है, सबसे महत्वपूर्ण गैस N2 है ना, नाइट्रोजन है आपका। उसके अलावा ऑक्सीजन है ना, सबसे अधिक मात्रा में तो नाइट्रोजन है, 78% आपको पता है कि नहीं। उसके अलावा दोस्तों आपका ऑक्सीजन है, आर्गन है। लेकिन इसमें से कौन सी गैस है जो हमारी पृथ्वी को गर्म रखती है, और इसी की वजह से हमारी पृथ्वी जो है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, गर्म होते जा रही है। जी हाँ दोस्तों, तो वो गैस है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में कितना है, तो 0.03% है आपके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कितना परसेंट है दोस्तों? ऑक्सीजन की मात्रा है 21%, और नाइट्रोजन की मात्रा है आपके वायुमंडल में 78%। और जो आर्गन है दोस्तों ये अक्रिय गैस है। आर्गन कैसा गैस है? ये अक्रिय गैस है, और इसकी मात्रा हमारे वायुमंडल में 0.93% है ना। सबसे अधिक अगर पूछा जाए एग्जाम में कौन सी गैस हमारे वायुमंडल में है, तो वो है आपका नाइट्रोजन। और सबसे अधिक अक्रिय गैस वायुमंडल में कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका आर्गन। और दोस्तों एक है आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना है? 21, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, ठीक है। तो इसी से हमारी पृथ्वी जो है वो गर्म हो रही है दिन प्रतिदिन, क्योंकि पेड़ पौधे दोस्तों दिन प्रतिदिन कमते जा रहा है, घटते जा रहा है। पेड़ पौधे लग नहीं रहे हैं और पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। 4 लेन 6 लेन, है ना, मेट्रो बनाना है, रेलवे लाइन डबल ट्रिपल कराना है कि नहीं। तो इसके वजह से पेड़ धीरे धीरे खत्म होते जा रही है ना, जंगल को काटते जा रहा है, शहर बढ़ते जा रहा है, और हमारी पृथ्वी दिन प्रतिदिन गर्म होते जा रही है। गर्म होने की वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, जो छोटे छोटे जो द्वीपीय देश है ना, जो द्वीप वाले देश हैं, जिसके चारों ओर समुद्र के जो बीच में देश हैं, वो बेचारे धीरे धीरे जलमग्न होते जा रहे हैं। संकट उत्पन्न हो गई है ना। आने वाले 10 साल 20 साल के बाद वो विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमको इस चीज पर ध्यान देना है, पेड़ पौधे लगाना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आप लोग भी अपना अपना जवाब देते चलिएगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा, है ना, दूसरा सवाल देखना है कि किस गैस की मात्रा में वृद्धि से वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। जी हाँ दोस्तों, किस गैस की मात्रा में वृद्धि से वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है, इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइएगा। सेकेंड का आंसर दोस्तों क्या होगा?
किस गैस की मात्रा में वृद्धि से वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है, यानी कि कौन सी गैस बढ़ जाए, नाइट्रोजन। देखिए ये सवाल और दोस्तों ये सवाल दोनों लगभग सेम ही है ना, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है कि नहीं। इसका भी जो आपका आंसर होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, क्योंकि देखिए हम लोग आज से नहीं, जब से पैदा हुए तब से 0.03 ही पढ़ रहे हैं, है ना। इसमें दोस्तों अभी तक इतना ही पढ़ रहे हैं, बढ़ गया होगा ये मात्रा, है कि नहीं। 78% हम लोग नाइट्रोजन जो पढ़ रहे हैं बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, 21% ऑक्सीजन जो है बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसको नापने वाला कोई नहीं है, तो यही हम लोग पढ़ रहे हैं और यही एग्जाम में भी आपको पूछता है, और ये गैस है जो आपको याद रखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3 नंबर सवाल है, देखिएगा कि माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। जो हमारे माउंट एवरेस्ट है विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है कि नहीं। जैसे कि आप देखते होंगे वर्ल्ड भारत का मानचित्र है, एक मिनट, ये आपका है भारत, ठीक है। और भारत के मानचित्र में ही आपको दिखेगा क्या दोस्तों, इन आ जाए, ठीक है। तो ये है आपका हिमालय पर्वत, है कि नहीं। ये है आपका हिमालय पर्वत, और हिमालय जो हमारी है ये कितनी श्रृंखला में है, 3 श्रृंखला में है। देखिए इसका आंसर तो काफी आसान है, लेकिन इससे संबंधित जो भी सवाल है ना वो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। हमारा जो हिमालय है दोस्तों ये 3 श्रृंखला है, 1 है, 2 है और 3 है। सबसे उत्तर वाला जो हिमालय है उसको कहते हैं महान हिमालय, है कि नहीं। जो बीच वाला है उसको कहते हैं हिमाचल हिमालय, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, हिमाचल हिमालय। जो सबसे दक्षिण में है इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, शिवालिक हिमालय, ठीक है। इसको कहा जाता है शिवालिक हिमालय। तो माउंट एवरेस्ट किस हिमालय में है ना। माउंट एवरेस्ट है आपका दोस्तों महान हिमालय में, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है माउंट एवरेस्ट, तो अभी आपको पता है कि नेपाल में जो आपका फैला हुआ है जैन जी के द्वारा, ठीक है। तख्ता पलट भी हो गया है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है दोस्तों 8,848 मीटर, लेकिन वर्तमान में ये क्या है, बढ़ गया है 8,800, कहीं कहीं आपको 50 भी देखने को मिलेगा। तो जो भी आपको ऑप्शन में दिखे उसको आपको टिक करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, है ना। ये चीज आप ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 4 नंबर कह रहा है कि जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या है, जीने के लिए क्या जरूरी है ना। जीने के लिए क्या जरूरी है, जीने के हैं 4 दिन बाकी है। चलिए तो ये हो गया, भूमि है, जल है, हवा है, ये तीनों चीज जरूरी है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हवा, हवा के बाद जल और जल के बाद भूमि, ये तीनों रहेगा तभी हम लोग जीवित रह सकते हैं, है ना। यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। ये तीनों की बहुत आवश्यकता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा कह रहा है कि पृथ्वी के बड़े स्थलीय भूभाग कहलाते हैं, है ना। पृथ्वी के जो बड़े स्थलीय भूभाग है उसको क्या कहते हैं। हम लोग तो एक छोटे से शहर में रह रहे हैं, है कि नहीं। शहर से ही क्या बनता है दोस्तों, बहुत सारे शहर को मिला करके एक राज्य बना दीजिए, बहुत सारे राज्यों को मिला करके एक देश बनाइए, बहुत सारे देश को बना मिला करके एक महादेश बनाइए, और महादेश को मिला करके एक विश्व बनाइए, ठीक है। तो सबसे बड़ा बड़े स्थलीय भूभाग क्या कहलाएंगे, द्वीप कहलाएंगे, महाद्वीप या बेसिन या खाड़ी, तो उसको कहा जाता है आपका महाद्वीप। महाद्वीप जैसे कि एशिया महाद्वीप, है ना, अफ्रीका महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप, है ना। दूसरे नंबर पे कौन आता है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप, दूसरे पे आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप, याद रखना है। तीसरा पे कौन आता है, उत्तरी अमेरिका, है ना। तीसरा पे आता है आपका उत्तरी अमेरिका महादेश। और 4 नंबर पे कौन आता है, दक्षिणी अमेरिका, है ना। 4 नंबर पे दक्षिणी अमेरिका। 5 नंबर पे कौन आता है, यूरोप, ठीक है। और 6 नंबर पे कौन आएगा, अंटार्कटिका, ठीक है। और अंटार्कटिका नहीं, आर्कटिक महादेश, ठीक है, आर्कटिक हो जाएगा। और 7 नंबर पे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है।
तो ये 7 महादेश आप दोस्तों याद रखना है। सबसे छोटा महादेश आपका है ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा है आपका एशिया महादेश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका महाद्वीप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आप देखिएगा 6 नंबर। 6 नंबर क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है कि ग्रीक भाषा में हुडर का क्या अर्थ होता है। जी हाँ, ग्रीक भाषा में हुडर का क्या अर्थ होता है, बताइएगा। ग्रीक भाषा में हुडर का क्या अर्थ होता है? पानी होता है, जल होता है, या फिर दोनों होता है? हुडर का मतलब होता है दोस्तों पानी। ठीक है, पानी कह लीजिए या फिर इसी को जल कह लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो आपको नोट्स बनाया गया है ना, ये खास करके एईडीओ में तो काम आएगा ही। इसके अलावे आप लोग अगर एईडीओ हमारे बैच में नहीं जुड़े हैं तो उसमें जुड़ जाइए, कभी मात्र उसमें ऑफर है 299 का। ठीक है, ये नंबर आपको दिया गया है, तो एईडीओ में आप जुड़ जाइए। इसके अलावा अगर बीपीएससी टीआरई 4 है ना, तो बीपीएससी टीआरई 4 में आपका एनसीईआरटी दोस्तों बेस्ट है आपका। इसका 9, 10 आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। इसका नोट्स भी पढ़ लीजिए, नोट्स भी है। और एनसीईआरटी बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि नोट्स बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, तो एईडीओ का अभी चार्ज मात्र 299 है। जो लोग ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो लोग फिलहाल जल्दी से जुड़ जाइएगा, है ना। ये आपका नंबर आपको दिया गया है व्हाट्सएप करके। चलिए अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। 7 नंबर क्या कह रहा है, देख रहा है कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। आपको पता है कि 71% भाग पर क्या है दोस्तों, जल ही जल है ना। हमारे जो पृथ्वी है इसका 71% भाग जल है। कह रहा है कि जल से भरे इस भाग को क्या कहा जाता है। अब जल से जो भरा इस भाग है इसको जलाशय, जलमंडल कहेंगे, भूमंडल कहेंगे, वायुमंडल कहेंगे, नभमंडल कहेंगे, है ना। भूमंडल तो नहीं कहेंगे, ये तो स्थल को कहा जाता है। वायुमंडल तो वायु को होता है कि नहीं। नभमंडल भी नहीं होगा, इसका हो जाएगा आपको जलमंडल, है कि नहीं। इसका जलमंडल हो जाएगा 71%। और इसके अंतर्गत आते हैं कितने महासागर, 5 महासागर, है ना। महासागरों की संख्या कितनी है, 5। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन आता है, अटलांटिक महासागर, है ना। दूसरे नंबर पे कौन आता है, अटलांटिक महासागर। और तीसरा नंबर पे कौन आता है, तीसरे नंबर पे आता है आपको हिंद महासागर। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख आप जरूर याद रखिएगा, 1, 2, 3, है ना। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है दोस्तों, तो ओ अक्षर की है। अटलांटिक महासागर की कैसी है, तो ये अटलांटिक महासागर की जो आकृति है ये है दोस्तों आपको एस अक्षर की आकृति का है अटलांटिक महासागर। और हिंद महासागर की आकृति कैसी है, तो ये त्रिभुज की आकृति है ना। ये आप ध्यान रखना है। अटलांटिक महासागर को ही कहा जाता है अंध महासागर भी, है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। 8 नंबर सवाल है कि पृथ्वी का वह भाग जहां स्थल जल हवा एक साथ मिलते हैं उसे क्या कहते हैं। जी हाँ, वैसा भाग जहां पर हवा भी हो, आपका स्थल भी हो और जल भी हो, उसको क्या कहेंगे, महाद्वीप कहेंगे, नभमंडल कहेंगे, जीवमंडल कहेंगे, या वायुमंडल कहेंगे। देखिए, एक जीव को जीने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, हवा चाहिए, स्थल चाहिए, पानी चाहिए, है ना। तो सिंपल आपको सोचना है, इसको कहा जाएगा जीवमंडल, है ना। वैसा क्षेत्र जिसमें जीव जी सके। अब जीव जो है वो बिना स्थल के नहीं रह सकता, हवा में तो नहीं रहेगा, है कि नहीं। बिना जल के भी नहीं जी सकते हैं और बिना हवा के तो जी ही नहीं सकते हैं, मैक्सिमम 1 मिनट भी नहीं रह सकते हैं, है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9 नंबर। 9 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किसे महासागरीय बेसिन कहा जाता है। महासागरीय बेसिन किसको कहते हैं, है ना। महासागरीय बेसिन किसे कहते हैं, बड़े जलाशय को, बड़े स्थलीय भूभाग को, छोटे जलाशय को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों, बड़े महासागरीय बेसिन कहा जाता है बड़े जलाशय को, है ना। जो बड़े बड़े जलाशय है जैसे कि आपका प्रशांत महासागर है ना, आपका अटलांटिक महासागर है, आपका हिंद महासागर है, आपका आर्कटिक महासागर है, आपका अटलांटिक महासागर है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए, निम्न में से किसे महासागरीय बेसिन कहेंगे, तो बड़े जलाशय को कहा जाएगा। अगला सवाल है आपका 10 नंबर, है ना। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। आप सभी के लिए हम डेली बेसिस पे आपको एनसीईआरटी अभी फिलहाल करवा रहे हैं और आप लोग बस जुड़े रहिए। ये दोस्तों पूरा हम करवाएंगे, आपका टेंशन मत लीजिए, 6 से लेकर के 12 तक करवाएंगे। बस आप लोग जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा शेयर कर दीजिए
चैनल पर नए हैं थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, है कि नहीं। ग्रीक भाषा में लिचास का अर्थ पत्थर है, तो एटमास का अर्थ क्या होगा? बताइए, ग्रीक भाषा में लिचास का अर्थ क्या होता है? पत्थर। तो एटमास का अर्थ क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। पत्थर है, ऑप्शन है पत्थर, जल, वाष्प, और एक ऑप्शन आपका डी नीचे दिया गया है स्थल। क्या होगा दोस्तों 10 का आंसर क्या होगा? तो देखिए, लिचास मतलब होता है पत्थर, तो एटमास माने क्या होगा? एटमास मतलब होता है वाष्प, है ना। एटमास का मतलब क्या होता है? वाष्प, ग्रीक भाषा में। ठीक है, चलिए, ये तो याद करने वाला चीज है। अगला प्रश्न देखिएगा, 11 नंबर सवाल कह रहा है कि ग्रीक भाषा में जीवन को क्या कहते हैं? दोस्तों बताइएगा, ग्रीक भाषा में जीवन को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना। क्या होगा इसका आंसर? ग्रीक भाषा में जीवन को क्या कहते हैं? तो जीवन को कहा जाता है बायोस, है ना। ये तो आपका एनसीईआरटी से ही आपको क्वेश्चन लिया गया, ये कहीं अदर से नहीं लिया गया है। लाइन बाय लाइन दोस्तों, जो भी अच्छा प्रश्न है उसको लेकर के आया गया है। इसका नोट्स पढ़िएगा ना तो वो और मजेदार है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। 12 नंबर है कि गैस की परतें, है ना, गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे क्या कहते हैं? है ना, जो हमारी पृथ्वी है इसके क्या है? चारों ओर गैस का एक आवरण है कि नहीं? गैस का एक क्या है? आवरण है। और ये जो चारों ओर से जो घेरे हुए है इसको क्या कहा जाता है? मध्यमंडल कहते हैं, या फिर वायुमंडल, भूमंडल कहते हैं, या जलमंडल तो कहेंगे नहीं। कॉमन सेंस सोचने वाली बात है, भूमंडल भी नहीं कहेंगे, मध्यमंडल भी नहीं कहेंगे, इसको तो वायु कहेंगे, है कि नहीं। वायु से घेरे हुए क्षेत्र को वायुमंडल कहा जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका 12 नंबर, 13 हो गया। 13 नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा है कि आर्कटिक महासागर किस जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा है? जी हाँ दोस्तों, आर्कटिक जो महासागर है, आप देखिएगा आर्कटिक महासागर आपको कहाँ दिखेगा? तो नॉर्थ में दिखेगा ना, उत्तरी ध्रुव पर आपको दिखेगा आर्कटिक महासागर, यहाँ पर। ठीक है, तो ये है आर्कटिक महासागर यूरोप के पास और आपको उत्तरी अमेरिका के पास। ठीक है, ये है आपका नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, और ये है आपका वेस्ट। तो आर्कटिक महासागर कह रहा है किस जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, उस जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि, है ना। क्या नाम है? बेरिंग जल संधि, है ना। पाक जल संधि दोस्तों आप नाम सुने होंगे, पाक जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता है। पाक जल संधि दोस्तों किसको, कौन कौन जुड़ा है, कौन कौन इससे अलग होता है? चलिए थोड़ा सा समझ लीजिए। ये है दोस्तों आपका श्रीलंका, है ना, ये है आपका भारत, ये है श्रीलंका, इसी के बीच में है दोस्तों पाक जल संधि, यहीं पर है आपका पाक जल संधि, है ना। पाक जल संधि से दोस्तों भारत और श्रीलंका अलग होता है। और किसका जल मिलता है? तो इधर दोस्तों आपका प्रशांत महासागर है, इधर का जल है आपका बंगाल की खाड़ी, है ना। ये दोनों जल आपस में क्या होता है? मिलता है, पाक जल संधि। जल संधि का मतलब क्या होता है? दो बड़े जलाशयों का क्षेत्र जो है एक पतले रास्ते से आपस में मिलते हैं, उसे जल संधि कहते हैं। ठीक है, स्थल संधि किसको कहते हैं? दो बड़े स्थलीय भूखंड एक पतले से रास्ते से जुड़ जाते हैं, उसको स्थल संधि कहते हैं, है ना। तो स्थल संधि और जल संधि ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, अगला सवाल है आपका 14 नंबर। देखिए 14 नंबर थोड़ा सा बड़ा सवाल है ना, दिख रहा है आप लोग को? बताइएगा। कह रहा है कि बच्चों, है ना, पढ़िएगा बच्चों, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। ठीक है, समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है और स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। तो आप बताइए कि समुद्र तल को क्या माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, समझने वाली चीज है ना। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको पता है, और माउंट एवरेस्ट की हम लोग जो भी ऊंचाई मापते हैं वो कहाँ से मापते हैं दोस्तों? तो समुद्र तल से मापा जाता है। और समुद्र तल देखिए, समुद्र जल का तल जो है वो सभी जगह समान माना जाता है, और स्थल की जो ऊंचाई मापी जाती है, जैसे कोई भी पर्वत का है, किसी स्थान की ऊंचाई मापी जाती है। आप रेलवे लाइन पे जाइएगा, प्लेटफॉर्म पे जाइएगा ना, तो वहां पर लिखा रहता है समुद्र तल से इतनी मीटर ऊंचा है ये, है ना। पटना जंक्शन में जाइए, कहीं भी जाइए, तो वहां पर लिखा रहेगा दोस्तों, लास्ट में आप देखिएगा प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो ये स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, ये भी आपको ये याद रखना है। और बताइए कि समुद्र तल को उस समय क्या माना जाता है? तो उसको शून्य माना जाता है।
अब शून्य मानेंगे तब तो वहां से ऊंचाई हम मापेंगे, और वहीं 5-10 मान लेंगे तो फिर ऊंचाई कैसे बढ़िया से मापाएगा। उसको 0 मान लिया जाता है समुद्र तल को, फिर वहां से ऊंचाई को मापा जाता है और फिर देखा जाता है कि वो जो स्थान है वो समुद्र तल से कितनी ऊंची है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शून्य। नेक्स्ट सवाल है आपका 15 नंबर। 15 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है। 15 नंबर है कि यूरोप को एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोप को एशिया से अलग करने वाली। यहाँ पर देखिएगा, आपको दिखेगा दोस्तों यूरोप, ये है ना, ये है आपका यूरोप, और ये पूरा आपका क्या है, एशिया महादेश है। तो एशिया महादेश और यूरोप महादेश आपको देखिएगा आप मानचित्र पर, तो आपको लगेगा कि दोनों आपस में क्या है, मिला हुआ है, लेकिन एक बीच में पर्वत है, वो पर्वत दोस्तों दोनों को अलग करता है। ठीक है, कुछ भाग एशिया का यूरोप में भी चला गया है, जैसे कि आप जो रूस जो है, रूस एशिया में भी है, यूरोप में भी है ना। ये कौन से पर्वत है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत, है ना। इस पर्वत का क्या नाम है, इस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। याद रखना है, यूराल पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न चलते हैं। और एंडीज पर्वत आपको पता है कि एंडीज जो है क्या है, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ऊंची नहीं लंबी, है ना। और ये कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। हिमालय तो आपको पता है कि ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है ना। इसके अलावे यूराल ये क्या है, तो एशिया और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत है। ठीक है, हिंदू कुश तो दोस्तों ये आपका हिमालय का ही उधर वाला भाग है, पूरा वाला भाग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपका 16 नंबर। कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप को इस दक्षिण अमेरिका से अलग किया जाता है। देखिए उत्तरी अमेरिका, अगर आप देखिएगा उत्तरी अमेरिका, मान लीजिए ये है उत्तरी अमेरिका, और ये दोस्तों एक पतले से रास्ते से आपका दक्षिण अमेरिका ये जुड़ा हुआ है, ये नहीं है उत्तरी अमेरिका, थोड़ा सा इसको इस प्रकार से, ये मान लीजिए क्या है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका है ना। ये नीचे वाला क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये है आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, आप देखिएगा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को दोस्तों, तो एकदम पतला रास्ता से जुड़ा हुआ, वहां पे है पनामा देश। यहाँ पे कौन सा देश है, ये है पनामा। कौन सा देश है, पनामा देश है ना। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग किया जाता है, तो ये जो अलग किया जाता है कौन से, तो आंसर हो जाएगा पनामा स्थल संधि। देखिए यहाँ पर स्थल संधि क्यों हुआ, क्योंकि ये उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका जो है ना, ये स्थल से जुड़े हुए हैं, ये कोई जल से जुड़ा हुआ नहीं है। एक पतला रास्ता है और उस रास्ते से दोनों देश आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, और वो देश का नाम है पनामा, इसीलिए इसको नाम रखा गया है पनामा स्थल संधि के तहत ही दोनों देश आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर। 17 नंबर क्या कह रहा है कि प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का प्रमुख घटक क्या है। अब देखिए वायुमंडल में देखा जाए तो प्रतिशत के हिसाब से सबसे प्रमुख कौन सी गैस है, तो आपका नाइट्रोजन है ना। सबसे अधिक क्या है, नाइट्रोजन है 78%, ठीक ना। और उसके अलावे आपका उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का 21%, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का आपका प्रतिशत है 0.03%, आपका आर्गन का प्रतिशत है 0.93%। तो ये आप याद रखना है, और नाइट्रोजन इसका आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक मात्रा में है ना। चलिए अगला सवाल है आपका 18 नंबर। 18 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाता है ना। जो हमारी पृथ्वी है इसका ठोस भाग क्या कहलाता है। ठोस भाग का मतलब क्या हुआ, है ना, जिस पर हम चल रहे हैं, ठीक है ना, ठोस कहेंगे। तो ये ठोस भाग को क्या कहेंगे, क्षोभ मंडल कहेंगे, जीव मंडल कहेंगे, मध्य मंडल कहेंगे, या भूमंडल, या स्थल मंडल। इसका जो महत्वपूर्ण आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थल मंडल, जो जिस पर हम लोग चल रहे हैं, और यही तो स्थल है, तो इसको कहेंगे स्थल मंडल। यही हमारा क्या है, ठोस भाग है ना, ये ठोस भाग है। और द्रव्य भाग अगर कहता तो द्रव्य भाग क्या हो जाएगा, जल मंडल, है कि नहीं। और गैस भाग कहता तो वायुमंडल। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर। 19 नंबर कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव वृत्त किससे होकर गुजरता है। उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है ये किससे होकर गुजरता है। उत्तरी ध्रुव वृत्त के बारे में चलिए थोड़ा सा समझ लीजिए। ये है आपका दोस्तों हमारा ग्लोब है ना, ये क्या है, ग्लोब है। इसके बीचों से बीचों 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है ना, ये 0 डिग्री अक्षांश। इसका क्या नाम है दोस्तों, तो इसका नाम है दोस्तों आपका विषुवत रेखा, है ना। इसका क्या नाम है, विषुवत रेखा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण रेखा है 0 डिग्री, है ना, विषुवत रेखा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण रेखा है, ये है दोस्तों 23.5 डिग्री, है ना। ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है,
क्योंकि उत्तर में हम जीरो के ऊपर जो भी देश है वो उत्तरी गोलार्ध में है, जीरो के नीचे जो भी देश है वो दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक ना। तो ये 23.5 डिग्री जो ये नॉर्थ में है इसका नाम क्या है, कर्क रेखा। का क्या नाम है, कर्क रेखा। और यही जो रेखा है भारत के बीचों बीच से गुजरती है और 8 राज्य से होकर गुजरती है। एक और महत्वपूर्ण रेखा है दोस्तों, इसका नाम है 66.5 डिग्री, इसका मान है, याद रखना है, 66.5 डिग्री नॉर्थ है। और इसी का नाम है दोस्तों क्या, तो उत्तरी ध्रुव वृत्त इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, उत्तरी ध्रुव वृत्त, है ना, इसको कहा जाता है उत्तरी ध्रुव वृत्त, ठीक है, उत्तरी ध्रुव वृत्त इसको कहते हैं। और तो ये किस कहाँ से होके गुजरता है ये पूछ रहा है, एशिया से, यूरोप से, उत्तरी अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से। उत्तरी ध्रुव वृत्त किससे होकर गुजरता है, क्या होगा। देखिए इसका आंसर जो है ना वो गलती दिया है। यहाँ जो पूछना चाहिए, यहाँ जो क्वेश्चन पूछना चाहिए वो दक्षिणी ध्रुव वृत्त पूछना चाहिए, है ना, क्यों, तब इसका आंसर जो है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन देना चाहिए दोस्तों इनमें से सभी, क्योंकि ये यूरोप से भी जा रहा है, एशिया से भी जा रहा है और उत्तरी अमेरिका भी इसमें आ जाएगा। इसमें आंसर देना चाहिए सभी, नहीं तो इसमें थोड़ा सा एक चेंजिंग करना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पर एक क्वेश्चन में मिस्टेक है, उत्तरी नहीं यहाँ पर लिखना चाहिए दक्षिणी, है ना, दक्षिणी, यहाँ पर दक्षिणी लिखना चाहिए दोस्तों। दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है किससे होकर गुजरती है, तब हो जाता आपका दक्षिण अमेरिका, है ना, तब इसका आंसर होता दक्षिण अमेरिका, ठीक है। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है। उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है ना ये आपका एशिया से तो गुजरता ही है, इसका कुछ भाग अमेरिका यूरोप से भी है और आपका उत्तरी अमेरिका से भी है ना। आप ग्लोब में देखिएगा तो इसका इनमें से सभी होना चाहिए था इसका आंसर, ठीक है। थोड़ा सा ये मिस्टेक था आपका टाइपिंग में, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा 20 नंबर। 20 नंबर क्या कह रहा है, देखिएगा, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, बताइएगा, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। अफ्रीका है, एशिया है, तो मैंने अभी बताया कि सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो दोस्तों आपका एशिया महाद्वीप है ना। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है ना, महाद्वीप, दो महाद्वीप भी है और देश भी है, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, एशिया महादेश, है ना। और एशिया महादेश में सबसे बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल में, वो हो जाएगा आपका रूस, क्योंकि रूस सबसे बड़ा है, एशिया में भी है और विश्व में भी है, ठीक है। और जनसंख्या की बात करें तो टॉप पे आपका इंडिया आ चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है आपका 21 नंबर। कह रहा है कि ठोस चट्टानों से युक्त पृथ्वी का क्षेत्र क्या है। ठोस चट्टानों से युक्त पृथ्वी का जो क्षेत्र है वो वातावरण, जलमंडल, भूमंडल, वायुमंडल। अब ठोस चट्टान, अब जो ठोस चीज है दोस्तों वो आपका न वातावरण होगा, वातावरण में तो आपका वायुमंडल आ जाएगा, जलमंडल तो आपका होगा नहीं, ये आंसर हो जाएगा आपका भूमंडल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। देखिए ये क्लास 6 का है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लगता होगा बहुत हल्का हल्का सवाल है, तो भाई साहब ये क्लास 6 पढ़ रहे हैं, है कि नहीं, तो इसमें तो हल्का रहेगा ना। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे 6 के 7 8 9 10 11 12 12 आएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्वेश्चन है ना। कौन सा महासागर जो है वो एस आकार का है, मैंने अभी बता दिया था, है ना, कौन सा महासागर एस आकार का है, इस प्रकार से है दोस्तों, एस आकार का। तो इस महासागर का नाम है अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर। और प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है, ओ अक्षर की है, या फिर आप इसी को कह सकते हैं वृत्त की आकृति की है, या फिर ओ अक्षर की है। हिंद महासागर की आकृति कैसी है, याद रखना है ट्रायंगल है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर, सबसे बड़ा महासागर, बहुत आसान प्रश्न, सबसे बड़ा महासागर अभी आया था, प्रशांत महासागर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, बताइएगा, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, अभी आपको बताए थे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 24 हो गया, 25 में आ जाइए। 25 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संकीर्ण क्षेत्र है जहां हम भूमि, जल और वायुमंडल को एक साथ पाते हैं। जी हाँ, कौन सा वो संकीर्ण क्षेत्र है जहां पर भूमि, जल और वायु को एक साथ पाते हैं, उसको कहा जाता है जीवमंडल, है ना, उसको क्या कहेंगे, जीवमंडल उसको कहा जाता है जहां पर जीवन का विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका 26, देखते हैं कि कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है, वो कौन सा महाद्वीप है बताइएगा, जहां से तीनों रेखा गुजरती है ना। तो एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है या उत्तरी अमेरिका है।
तो देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया, है ना, उसके बाद आता है अफ्रीका, उससे पहले थोड़ा सा ये जो कर्क रेखा मकर रेखा समझ ले, ये है आपका 0 डिग्री, है ना, विषुवत रेखा, ये है आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको कहा जाता है आपको कर्क रेखा, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसको कहा जाता है आपको क्या कहते हैं इसको, मकर रेखा, है ना। तो ये दक्षिण वाला मकर रेखा और ये है कर्क रेखा, ये है विषुवत रेखा। कौन सा वो महादेश है जो तीनों से होकर के गुजरता है ना, तो वो एक ही महादेश है, वो है आपका अफ्रीका महादेश, है ना। ये अफ्रीका जो महादेश मैंने अभी बनाया हूं, ये अफ्रीका महादेश आपका दोस्तों तीनों से होके गुजरता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका, अगला प्रश्न है 27 नंबर। 27 नंबर कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल। अब देखिए मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं, तो मरुस्थल दोस्तों गर्म भी होते हैं और आपका शीत भी होते हैं, है ना, शीत मरुस्थल भी होते हैं और गर्म मरुस्थल भी होते हैं, ठीक है। जब वो ध्रुव वाला क्षेत्र में आप चले जाइए दोस्तों अंटार्कटिका या फिर आर्कटिक चले जाइए, वहां पर आपको सालों भर बर्फ ही बर्फ है, धूप नजर नहीं आएगा, है ना। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान। सहारा का रेगिस्तान कहाँ है दोस्तों, उत्तरी अफ्रीका महादेश में है, जो सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। ये सबसे गर्म नहीं है, सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, आप ध्यान रखें, ठीक है। सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, सबसे ज्यादा शुष्क मरुस्थल, है ना, सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, क्या होगा आंसर, तो ये हो जाएगा अटाकामा, है ना। अटाकामा जो मरुस्थल है दोस्तों, ये विश्व की सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, याद रखना है। भारत का जो थार का मरुस्थल है वो है आपका गर्म मरुस्थल। भारत में देखिए शीत मरुस्थल भी है, आपका लद्दाख वाला जो क्षेत्र है ना, वो भी मरुस्थल है ना। मरुस्थल कैसे मापा जाता है, तो वहां पर जो औसत वर्षा है वो लगभग 10 सेंटीमीटर से जहां कम होती है वर्षा, है ना, तो उस क्षेत्र को आपका रेगिस्तान क्षेत्र मान लिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर, कह रहा है कि सबसे छोटा महाद्वीप, बहुत आसान है, सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 29 प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट, है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इस समय तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ये मैंने अभी आपको थोड़ा सा समझाया था कि सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है ना, अगर आप देखिएगा दोस्तों तो ये है आपका दोस्तों कौन सा देश, ये है आपका दक्षिण अमेरिका, है ना, ये है आपका दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका में क्या है कि ये है आपका एंडीज पर्वत, है ना, एंडीज पर्वत आपका यहाँ से जो शुरुआत हुआ है ये पूरा लंबा है आपका एंडीज पर्वत, है ना, ये पूरा लंबा पर्वत है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत है आपका एंडीज पर्वत, है ना। यहीं पर नीचे देश है आपका चिली, है ना, चिली भी एकदम लंबा है, चिली में नहीं होता है मिर्च, चिली भी देश वही है जहां पर आपको सबसे अधिक तांबा मिलता है। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर। 31 कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है। अब गहरा बिंदु कौन सा है, मेरियाना गर्त है या फिर टोंगा ट्रेंच है या फिर फिलिपीन खाई है या फिर सुंडा ट्रेंच है। देखिए मेरियाना गर्त जो है दोस्तों, ये विश्व की सबसे गहरा गर्त, गर्त मतलब होता है गड्ढा क्षेत्र, है ना, गर्त का मतलब ही होता है ज्योग्राफी टर्म में यह गड्ढा वाला क्षेत्र, ठीक है। तो ये सबसे अधिक गर्त है और ये कहाँ है, तो ये पड़ता है दोस्तों प्रशांत महासागर में, हाँ, प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर। 32 नंबर सवाल है कि अंटार्कटिका में कौन से भारतीय अनुसंधान केंद्र है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, बहुत बार ये सवाल एग्जाम में पूछा है। अंटार्कटिका में दोस्तों कौन से भारतीय अनुसंधान है। देखिए अंटार्कटिका में तो कोई रहते नहीं है, 6 महीना दिन 6 महीना रात रहता है वहां पर, ठीक है। जब सूर्य उत्तरायण रहता है तो वहां पर आपको 6 महीना रात हो जाता है, जब सूर्य दक्षिणायन आता है तो वहां पर 6 महीना दिन हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पर फॉर्मूला अंटार्कटिका में, है ना, और आर्कटिक में भी वही फॉर्मूला है। जब सूर्य दक्षिणायन रहेगा तो वहां पर आपको 6 महीना रात रहेगा, जब सूर्य उत्तरायण होगा तो आर्कटिक में आपको 6 महीना दिन होगा, ठीक है। वहां पर क्योंकि सालों भर बर्फ रहती है, बर्फ ही बर्फ है। वही बर्फ दोस्तों धीरे धीरे क्या हो रही है, पिघल रही है। क्यों पिघल रही है, वायुमंडल हमारा गर्म हो रहा है, हमारा ग्लोबलाइजेशन, है ना, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से ये हमारा वायुमंडल गर्म होने की वजह से वो जो बर्फ है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, पिघल रही है। उसके पिघलने की वजह से हमारा समुद्र का जलस्तर क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रही है। और समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा भाई तो जो तटीय क्षेत्र है ना, जो द्वीपीय देश हैं वो धीरे धीरे करके स्वाहा हो जाएंगे, है कि नहीं बताइए।
तो अंटार्कटिका में कौन से भारतीय अनुसंधान केंद्र है, इसका हो जाएगा आपका मैत्री भी है वहां पर और दक्षिण गंगोत्री भी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये दोनों याद रखना है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट सवाल है आपका 33 नंबर, कह रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है। तो अभी बताया कि भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल संधि, है ना। पाक जल संधि याद रखना है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है और आपका बंगाल की खाड़ी और आपका हिंद महासागर के जल को जोड़ती है। दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि को क्या कहते हैं, तो बताइएगा। दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की सक्रिय पट्टी, जैसे कि एक बहुत बड़े भूभाग ये है, एक बहुत बड़े भूभाग ये है, एक पतले से आपको स्थल से दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, उसको क्या कहते हैं। तो स्थल वाला बात हमसे पूछ रहा है कि नहीं। दो भूभाग है तो भूभाग है तो ये स्थल संधि हो जाएगा। अगर कहता दो बड़े जलीय क्षेत्र कहता तो जल संधि हो जाता है कि नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 35 नंबर। 35 नंबर सवाल कह रहा है कि पृथ्वी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो हमारी पृथ्वी है ना, इसको और किस नाम से जानते हैं। इसको लाल ग्रह कहते हैं, नहीं लाल ग्रह तो भाई साहब कहा जाता है आपको मंगल को, है ना। लाल ग्रह किसको कहते हैं, मंगल को। और मंगल के कितने उपग्रह, दो उपग्रह, कौन कौन, फोबोस, फोबोस और कौन सा एक है, डिमोस। फोबोस और डिमोस। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है हमारे सौरमंडल का, वो है डिमोस ही। ये क्या है, सबसे छोटा, सबसे छोटा उपग्रह, ठीक है, मंगल के। उसके बाद है पीला। पीला ग्रह कौन सा है, तो पीला तो कहा जाता है बृहस्पति को, है ना। इसीलिए बृहस्पतिवार को बृहस्पति, इसीलिए बृहस्पतिवार को हम लोग पीला कपड़ा पहनते हैं, है ना। चलिए, एक है हरा ग्रह। हरा ग्रह किसको कहते हैं, हमारी जो पृथ्वी है दोस्तों वो है नीला ग्रह, है ना। स्काई इज ब्लू। और इसके और ब्लू क्यों है स्काई, क्योंकि इस हमारे पृथ्वी पर 71% जल है, उसके वजह से इसीलिए पृथ्वी को कहा जाता है नीला। अगला सवाल है आपका 36। 36 नंबर कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी। विश्व की सबसे लंबी नदी, आप अफ्रीका महादेश देखिएगा ना, ये है आपका अफ्रीका महादेश, ठीक है। ये मान लीजिए क्या है आपका अफ्रीका महादेश है, थोड़ा सा इस प्रकार से है अफ्रीका महादेश। यहाँ पर निकला हुआ है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका, है ना। तो यहाँ पर से निकलती है आपको नील नदी, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई साहब, तो ये नील ही है, ठीक है। ये नील नदी यहाँ से निकलती है विक्टोरिया झील से, और ये बहते बहते कहाँ जाकर गिर जाती है, ये है आपको भूमध्य सागर। ये कौन सा सागर है, भूमध्य सागर। देखिए नील नदी तो यहाँ से निकलती है, लेकिन दोस्तों इसमें एक और नदी आती है, इधर से आती है एक व्हाइट नदी, है ना। ये है आपका व्हाइट नदी। व्हाइट नदी इसमें आकर के मिलती है, और जब ये दोनों संयुक्त रूप से बहती है और ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। ये विश्व की क्या है, सबसे लंबी नदी है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है ये नदी नहीं, मतलब लंबी नहीं है, ये विश्व की सबसे बड़ी है, क्योंकि इसका जो फैलाव है काफी ज्यादा है, ठीक है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में, है ना। अगला प्रश्न है आपका, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगा 25-25, है कि नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा 37 नंबर। 37 क्या कह रहा है, कह रहा है कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित। सहारा मरुस्थल जो है ये कहाँ है, अभी आपको बताए थे। सहारा मरुस्थल दोस्तों ये है आपका पूरा उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है ना। पूरा उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, सहारा मरुस्थल, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काफी आसान है। अगला प्रश्न है 40 नंबर कि इनमें से कौन सा एक महासागर नहीं है। अब बताइएगा कौन सा एक महासागर इसमें नहीं है। देखिए हिंद महासागर तो है, ये ट्रायंगल की आकृति का। प्रशांत महासागर है, वो आकृति का। अटलांटिक है, इस आकृति का। अंटार्कटिका जो है ना, ये महादेश में गिनती आता है, ठीक है। ये महादेश में गिनती आता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। ये महादेश में गिनती आता है, इसे वहां पर लोग रहते नहीं है, लेकिन इसको गिना जाता है महादेश, है ना। चलिए दोस्तों, तो ये था आपके आज के 40 महत्वपूर्ण। कैसे लगे आप जरूर इसके बारे में हमें जरूर बताइएगा।
और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा ये नंबर है ना, 7857824310। अभी के लिए ऑफर आपका आज से एक नया ऑफर आप सभी के लिए दे रहे हैं कि क्लास 6 से लेकर के 10 क्लास तक, क्लास 6 से लेकर 10 क्लास तक अगर कोई जो लेना चाहते हैं इसका एमसीक्यू, सिर्फ एमसीक्यू मिलेगा आपका, है ना, सिर्फ एमसीक्यू 6 to 10 ओनली 200, ओनली 200 में आपको मिल जाएगा 6 से 10 तक। कोई साइंस लेना चाहते हैं, आर्ट्स लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा। ये ऑफर आपको कुछ दिन के लिए रहेगा, है ना, ये कुछ दिन के लिए रहेगा, मात्र 200। इसके अलावा अगर आप AEDO बैच में जुड़ना चाहते हैं जहाँ पे आपको सारे चीज़ मिलते रहेंगे, सभी पीडीएफ नोट्स मिलते रहेंगे, तो इसका चार्ज मात्र 3 नहीं, 299, ठीक है। और ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा खान सर का भी नोट्स है तो वो चार्ज मात्र 100 रुपीज़ है खान सर का। तो लोग लेना चाहते हैं 22 पीडीएफ है जो आपका खान सर का AEDO के लिए, है ना, AEDO के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से उसको छाट सकते हैं। आप बीपीएससी टीआरई 4 में भी आपको काम आएगा, है ना। उसके अलावा आपको एस्टेट हो गया, एस्टेट के लिए तो खैर ये आपका जो एनसीईआरटी है ये सबसे बेस्ट है ना। और बीपीएससी टीआरई 4 सीटेट के लिए, क्योंकि सीटेट भी अब 9, 10, 11, 12 आपका सीटेट ही होगा दोस्तों। चलिए तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोग बताइएगा और इसी प्रकार से आप लोग जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।